नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल और डीपीडी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक को जब आप अच्छे से पढ़ लें तो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको भी ढंग से देख लिया जाए तो वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तब चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आती है, लेकिन जैसे ही उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को भी बड़ी क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला परासरणीय मापदंड है। ध्यान से देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में वाटर जाएगा, परासरण दाब, स्फीति दाब, द्रवस्थैतिक दाब और विसरण दाब न्यूनता, जिसको डीपीडी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, लिक्विड स्टैटिक प्रेशर और डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता। बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि जब हमने वाटर पोटेंशियल और डीपीडी के बारे में बात की तब परासरण दाब की भी बात की और स्फीति दाब की भी बात की, लेकिन जो आपको आंसर इस क्वेश्चन में देना है वो क्या होगा? डीपीडी। क्योंकि आपको पता है जल अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ और लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है। तो ये जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला मापदंड कौन हो गया? डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विलयन का परासरणीय विभव होता है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चा कितनी तैयारी करे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज ही रहता है। देखिए, विलयन का परासरणीय विभव पूछा है, सदा होता है, दाब नहीं पूछा। और परासरण दाब होता है, उसका नेगेटिव मान परासरण विभव होता है। वास्तव में परासरण विभव को विलय विभव भी कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, साई एस, और इसका मान हमेशा किस में होता है? नेगेटिव में। एक क्वेश्चन और देखिए, किसी कोशिका में परासरण विभव 10 है और दाब विभव भी 10 है। मान लो ये 10 एटीएम है, मात्रक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, इस कोशिका का जल विभव क्या होगा? देखो, आप जानते हैं साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। परासरण विभव किसमें लिखा जाता है? नेगेटिव में। और दाब विभव किसमें होता है? पॉजिटिव में। और आंसर कितना आ गया? 0 और 0। वैसे भी आप जानते हैं जल विभव या तो 0 होगा या 0 से कम होगा। और इस कंडीशन में जब परासरण विभव या विलय विभव और प्रेशर पोटेंशियल दोनों क्या हो? इक्वल हो, उस कंडीशन में साइन डब्ल्यू 0 आएगा। ये जो जल विभव है इसके बारे में या वाटर पोटेंशियल साइन डब्ल्यू नाम स्लेटियर और टेलर नामक वैज्ञानिकों ने दिया। आजकल एक अलग सा ही ट्रेंड बन रहा है कि वैज्ञानिकों के नाम भी बराबर पूछे जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के नाम भी याद रखने हैं। कहीं किसी टॉपिक को हम कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा पढ़ लें बायोलॉजी में और वहाँ सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ हो जाएंगे, अब आपको वैज्ञानिक का नाम पता ही नहीं। तो वाटर पोटेंशियल जल विभव शब्द स्लेटियर और टेलर नामक वैज्ञानिकों ने दिया। अब एक शब्द और देखिए, हम बार बार पढ़ रहे हैं, परासरण या ओस्मोसिस। वैसे इसके बारे में आपको आइडिया होगा, लेकिन 2 सिंपल बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। परासरण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ओस्मोसिस शब्द नो लेट, कभी भी लेट नहीं होना है, नो लेट नामक वैज्ञानिक ने परासरण या ओस्मोसिस शब्द दिया। परासरण की जो जनरल डेफिनेशन आप पढ़ते हैं वो ये है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट के पार्टिकल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? परासरण। और इसमें किसका यूज हो रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। अगर किसी झिल्ली में से विलेय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आर पार चल जाए, पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में से आराम से चीजें आ जा सकती है। दूसरा अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से केवल सॉल्वेंट ही आर पार जा सकता है। और तीसरा है अपारगम्य काइटिन युक्त झिल्ली, जिसमें से न सोल्यूट जाएगा न सॉल्वेंट जाएगा। तो परासरण की परिभाषा में अर्धपारगम्य झिल्ली याद रखना है। याद रखें, अधिक सांद्रता किसकी है? विलायक की। इस बात को जरूर ध्यान में रखना है, सॉल्वेंट की। कई बार ऑस्मोसिस ऐसे लिखा रहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन। तो बच्चा नाराज हो जाता है कि नहीं, मैंने तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन पढ़ा था, यहां तो कम से अधिक हो गया। दोस्तों, झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। विलायक की सांद्रता जहां पर अधिक है, वहां से वो विलायक की सांद्रता जहां पर कम है उधर जाएगा। अब विलयन की बात की जाएगी तो जहां पर विलायक की सांद्रता ज्यादा है, उस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या यहां पर यूं कहा जाए तो मात्रा बोलना चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। ये बीच में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली से इस पात्र को अलग कर दिया। इधर भी 1 लीटर पानी, इधर भी 1 लीटर पानी। इधर 20 ग्राम नमक डाला, इधर 10 ग्राम। देखिए, विलायक समान है, लेकिन इधर विलेय कम है। विलेय कम है तो इधर की सांद्रता कम है। इधर विलेय ज्यादा है, इधर सांद्रता ज्यादा है। यह सांद्रता किसकी है? विलयन की, क्योंकि विलायक में क्या मिला दिया गया है? विलेय। अब बताओ, पानी किधर से किधर जाएगा? यहां से पानी इस डायरेक्शन में जाएगा। इस विलयन की सांद्रता कम है और इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो अगर विलयन की बात हो, सॉल्यूशन की बात हो, तो परासरण में जल कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाएगा। अगर जल की बात होती, या इस परिभाषा को देखें तो थोड़ी देर आप नमक के बारे में सोचना बंद करें और देखो, अब समझ में आएगा। यहां पर केवल जल है और यहां पर जल के साथ नमक भी है। तो जल की मात्रा या सांद्रता यहां ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि सर यहां 1 लीटर है, यहां भी 1 लीटर है, बराबर ही है। नहीं, तुलनात्मक रूप से यहां 1 लीटर में कोई भी विलेय नहीं है, यहां 1 लीटर में 20 ग्राम है। तो जल की जहां पर अधिक मात्रा है, सांद्रता है, वहां से वो इधर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मात्रा नहीं बोल के सांद्रता ही बोलना है। तो एक बार फिर कह रहा हूं, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि परासरण विसरणीय है। अधिक सांद्रता से जल कम सांद्रता की ओर जा रहा है, बस किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों लगा रखी है? क्योंकि विलेय नहीं जा सके, केवल विलायक या सॉल्वेंट ही जाए। ऐसे आसानी से समझ में आएगा। परासरण क्या है? विसरणीय है, और विसरण में चीजें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहां पर भी पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, बस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। लेकिन अगर विलयन की बात करेंगे तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गमन करेगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। यह भी ऑस्मोसिस है। अब यहां से पानी इधर जा रहा है, इसको रोकने के लिए
इस विलयन पर, और जिसकी सांद्रता ज्यादा उसको सांद्र विलयन। तो परासरण को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। और इस परासरण का उल्टा एक प्रोसेस आपने सुना होगा, आरओ, जो पानी के फिल्टर होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। परासरण का विपरीत प्रोसेस है व्युत्क्रम परासरण, जिसमें चीजें विपरीत दिशा में आएगी। अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ दाब लगा के आप प्रवाहित कर रहे हैं। तो आरओ का नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। परासरण को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब। और परासरण दाब शब्द देखिए, परासरण शब्द, ऑस्मोसिस शब्द किसने दिया? नोलेट ने। और ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द किसने दिया? पेफर ने। अभी हम बात कर रहे थे डीपीडी के बारे में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये शब्द किसने दिया? बीएस मेयर ने। और इसे सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहते हैं। और ये सक्शन प्रेशर या एसपी शब्द किसने दिया? रेनर ने। और याद रखें, जल हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। 3-4 वैज्ञानिकों के नाम। डीपीडी को डीपीडी नाम किसने दिया? बीएस मेयर ने। इसी का दूसरा नाम है सक्शन प्रेशर, रेनर ने यह नाम दिया। हमेशा जल लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। परासरण दाब शब्द, प्रेशर शब्द, ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द किसने दिया? पेफर ने। और ऑस्मोटिक शब्द किसने, या ऑस्मोसिस या परासरण शब्द किसने दिया? नोलेट ने। परासरण की परिभाषा में ध्यान रखना है, जब विलायक की बात होगी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन जब विलयन की बात होगी, सॉल्यूशन की, तो कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। वाटर पोटेंशियल शब्द किसने दिया? स्लेटियर और टेलर ने। और एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपको परेशान नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट पर बने रहना है और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर देना है। डीपीडी और वाटर पोटेंशियल से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम आप ले लें, इन 3 कॉन्सेप्ट से जोड़कर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों में से जो भी क्वेश्चन आए, इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक स्लत कोशिका है, फ्लैसिड सेल है, नॉर्मल सेल है। इसके लिए टर्गर प्रेशर 0 होता है। और डीपीडी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जब ये 0 है तो डीपीडी बराबर ओपी होगा। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए कि यदि किसी कोशिका के लिए डीपीडी का मान उसके परासरण दाब के बराबर है, तो बताइए कोशिका कौन सी है? फ्लैसिड सेल या सलत कोशिका। अगर किसी कोशिका में एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, उसके कारण ये हो गई टर्जिड सेल या स्फीति कोशिका। पानी अंदर जाएगा तो इसकी मेम्ब्रेन या इसके अंदर जाने वाला जल इसकी मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर दबाव डालेगा। तो सेल में वाटर एंटर कर गया, एंडोऑस्मोसिस हो गया, अंतःपरासरण हो गया, तो उस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। और डीपीडी का फॉर्मूला डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जब दोनों बराबर हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और सिंपल सोचो, कोई कोशिका में पानी प्रवेश कर रहा है, पानी बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब तो बताइए डिमांड ऑफ वाटर, जब उसमें ही बहुत ज्यादा है तो उसमें तो कोई डिमांड नहीं है, डिमांड ऑफ वाटर क्या हो गई? 0 हो गई। ये समझने के लिए है, पढ़ने के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उसी अप्रोच से जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 ऑप्शन और क्वेश्चन की अप्रोच, आपका आंसर सही आना चाहिए। टर्जिड सेल या स्फीति कोशिका में डीपीडी का मान क्या होगा? एक तो आपको ये याद रखना पड़े कि ओपी बराबर टीपी होता है, फिर फॉर्मूले में मान रखो और डीपीडी 0 आ गया। एक आप यूं याद नहीं रख सकते कि टर्जिड सेल है, उसमें पानी प्रवेश कर गया
और जब पानी प्रवेश कर गया, क्या इस सेल में कुछ डिमांड होगी वाटर की? नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं होगी, जीरो। तो डीपीडी जीरो। ओपी बराबर टीपी करके भी और भूल गए गलती से रट्टा मारने के चक्कर में कि टर्जिट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डीपीडी डिमांड ऑफ वाटर, जब पानी फुल भर गया तो डिमांड कुछ नहीं है, डीपीडी जीरो। प्लाज्मोलाइज सेल या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, इसमें टर्गर प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे संकुचित हो रहे हैं। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, टीपी की वैल्यू माइनस में, माइनस और माइनस प्लस, डीपीडी बराबर ओपी और टीपी दोनों जुड़ेंगे, इसलिए डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। यूं भी कह सकते हैं टर्गर प्रेशर से ज्यादा होगा। डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, डीपीडी का मान जीरो। जीरो का मतलब आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, और डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। यह प्लाज्मोलाइज्ड या जीव द्रव्य कुंचित सेल है जिसमें टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। याद रखो, टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल एक ही बात है। और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका और जाइलम की वेसल्स में टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। बार बार ये बात मैं वीडियो में कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिर भी अगर आपने गलत कर दिया तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अति परासरी विलयन में कोशिका को रखा जाए तो कोशिका के साई डब्ल्यू या वाटर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप बताइए, आपने किसी कोशिका को हाइपरटोनिक में रख दिया तो उसका जो जीव द्रव्य कुंचन होगा, साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? साई डब्ल्यू पे क्या होगा? जल विभव पर क्या होगा? पहले आप बिल्कुल नॉर्मल सोचो कि कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन हो गया, बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया, उस कोशिका में डिमांड ऑफ वाटर तो बढ़ेगी क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। अब डिमांड ऑफ वाटर मतलब डीपीडी ज्यादा होगी, तो साई डब्ल्यू जल विभव डीपीडी का अपोजिट होता है। आप जानते हैं कि जल अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर और कम डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। तो जब कोशिका से प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, जीव द्रव्य कुंचन हो रहा है, तो उस कोशिका में साई डब्ल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोशिका में डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगी, जब पानी बाहर निकलेगा तो डिमांड ऑफ वाटर डीपीडी ज्यादा होगी, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। साई डब्ल्यू बराबर विलय विभव प्लस प्रेशर पोटेंशियल। एक तरीका यह भी है। आप जानते हैं कि अगर कोई कोशिका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी, जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगा, और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए प्रेशर पोटेंशियल का मान नेगेटिव में होता है। फिर वही बात घूम के, कॉन्सेप्ट फिक्स है, क्वेश्चन बदलेंगे। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। फिर आप याद करो, प्रेशर पोटेंशियल साई डब्ल्यू को बढ़ाता है। अगर प्रेशर पोटेंशियल कम हो गया तो साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से देख लो, फॉर्मूले से देख लो। और ये तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि जाइलम वेसल्स और प्लाज्मोलाइज सेल जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर नेगेटिव में होता है। एक और क्वेश्चन देखो, अंतःपरासरण एंडो ऑस्मोसिस के बाद कोशिका का जल विभव क्या होगा? यहां देख लो, डीपीडी क्या है? जीरो, यही तो कोशिका है। और डीपीडी अगर जीरो है तो जल विभव क्या हो जाएगा? ज्यादा। जीरो का मतलब डीपीडी कम है, और डीपीडी कम होगा तो जल विभव ज्यादा होगा। ऐसे देख लो, जब पानी अंदर प्रवेश कर रहा है तो डिमांड ऑफ वाटर क्या हो जाए? कम, डीपीडी कम, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। देख लीजिए,
एक जीव द्रव्य कुंचित, और वाटर पोटेंशियल के बारे में आपको ये बात तो पता है ना, 0 से मैक्सिमम 0, 0 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का जल विभव क्या होगा, यही सवाल वापस ये लिखा अपन ने। हम जानते हैं प्रेशर पोटेंशियल माइनस में होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल तो वैसे ही नेगेटिव में लिखा जाता है। देख लो, पॉजिटिव में होगा नहीं, ये दोनों बराबर होंगे नहीं, 0 होगा बिल्कुल नहीं, आंसर ये आ गया। 4-5 बातें हैं वाटर पोटेंशियल और डीपीडी में। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किताबों में आप क्या पढ़ते हैं, आपको क्या पढ़ाया जाता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और वाटर पोटेंशियल और डीपीडी पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बना भी इसीलिए रहा हूँ कि घूम फिर के बातें वही हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इन दोनों पॉइंट्स का बिल्कुल आसान है। बच्चे उधर ही उलझे रहते हैं, ओपी, टीपी, माइनस, प्लस। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। डीपीडी, डिमांड ऑफ वाटर, डीपीडी ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल कम। एक और क्वेश्चन देखो, एक कोशिका को 0.5 मोलर सुक्रोज के विलयन में डुबोया जाता है। मैंने आपको बताया था, अगर किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे, अल्प पराशरी विलयन में रख दे, तो कोशिका में एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा और कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर जाएगा, कोशिका टर्जिड हो जाएगी, कोशिका स्पित कोशिका हो जाएगी। अगर कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो कोशिका का प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगा। लेकिन यदि कोशिका को समपराशरी या आइसोटोनिक विलयन में रख दे तो कोशिका स्लथ कोशिका रहेगी, नॉर्मल कोशिका रहेगी, जहां पर टर्गर प्रेशर 0 रहेगा। फिर मैंने आपको ये पॉइंट छोड़ा भी था कि आपको खुद मालूम करना है कि कोशिका के लिए समपराशरी विलयन कौन है, कोशिका को किस विलयन में रखा जाए कि ना तो एंडोऑस्मोसिस हो ना एक्सोऑस्मोसिस हो, ना जल अंदर आए ना बाहर जाए। और ये उस क्वेश्चन का जवाब है 0.5 मोलर सुक्रोज का सॉल्यूशन कोशिका के लिए आइसोटोनिक या समपराशरी विलयन है। इसमें अगर कोशिका को रखेंगे ना ही एंडोऑस्मोसिस होगा ना ही एक्सोऑस्मोसिस होगा। इसलिए खुद कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिका को 0.5 मोलर सुक्रोज के विलयन में डुबोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यह कह रहा है कि इसे 0.5 मोलर NaCl के विलयन में डुबोया जाए उस कोशिका को, तो क्या होगा, नमक का विलयन है। यह सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और हाइपरटोनिक में रखेंगे तो जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। और जीव द्रव्य कुंचन की एक और शानदार बात, आपको अगर ऐसा लगता है कि जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका छोटी हो जाती है, नहीं दोस्तों, प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है। जीव द्रव्य कुंचन में वैक्यूल, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के अंदर तो सेप, कोशिका रस, और जो बाहर साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकलते हैं। कोशिका भित्ति वैसे की वैसे ही बनी रहती है। जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस में सेल की साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। बहुत बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं कि ठीक है 0.5 मोलर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, आकार छोटा हो जाएगा। नहीं, कोशिका का आकार छोटा नहीं है, कोशिका सिकुड़ जाएगी, यह शब्द गलत है। जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगा, साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा, ये ठीक है। तो ये एक और बात याद रखें, प्लाज्मोलाइसिस में सेल साइज छोटा नहीं होगा, क्योंकि बाहर का जो आवरण है वो वैसा ही रहेगा सेल वॉल की वजह से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल, इसके विलयन का psi जल विभव ज्ञात करो। शुद्ध जल का कितना होता है, और उस शुद्ध जल में कोई विलय मिला दें और उसका सॉल्यूशन बन जाए, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। शुद्ध जल का जल विभव हमेशा 0 होता है।
और इसके विलयन का जल विभव नेगेटिव में होगा, हमेशा 0 से कम। वाटर पोटेंशियल और डीपीडी से जुड़े हुए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे चीजें आसान है। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपकी अप्रोच जो है वो शानदार होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। केवल वाटर पोटेंशियल और डीपीडी पढ़ने मात्र से आपके क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पर ऐप पर बने हुए वीडियो जिसमें वाटर पोटेंशियल और डीपीडी मैंने आपको अच्छे से क्लियर की है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, किसी भी बुक का आप क्वेश्चन सॉल्व करें गलत नहीं होगा और बिल्कुल क्लियर आंसर और आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कि बी आएगा या सी आएगा। इसलिए और इस वाटर पोटेंशियल और डीपीडी का प्लांट फिजियोलॉजी में क्या महत्व है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। जनरली जब भी आप कहीं भी बुक में देखेंगे 2 लाइन में जल विभव, 2 लाइन में डीपीडी, और मैं तो कहता हूं कि 1 लाइन ही कि जल अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर और कम डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। ये मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर बार बार जब आगे वाले टॉपिक आएंगे उसमें मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझानी पड़ेगी। अभी मैं समझा रहा हूं, इन्हीं वीडियो को आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई सा भी क्वेश्चन आप फिर यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको हर बार बोलता आ रहा हूं, किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें वो आपको आसान ही लगेगा। देखिए, आप जानते हैं झिल्ली 3 प्रकार की होगी, अपारगम्य, इम्परमिएबल, जिसमें विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आर पार नहीं जा सकते। यह है, आपको याद हो तो प्लांट में एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस की सेल्स जिन पर काइटिनीकृत या क्यूटिनीकृत है ना, क्यूटिकल का आवरण होता है, इसलिए इसको क्यूटिनीकृत कह रहे हैं। एपिडर्मिस की सेल जिनमें क्यूटिनीकृत होंगी, क्यूटिन का आवरण होगा, वो सेल अपारगम्य होती है। पारगम्य जिसमें से विलेय भी जाए और विलायक भी जाए, सॉल्यूट भी जाए, सॉल्वेंट भी जाए, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसमें से केवल और केवल सॉल्वेंट आर पार जा सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का ध्यान रखना है, किसमें यूज होता है, ऑस्मोसिस में। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ऑस्मोसिस है। अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, अति पराशरी सॉल्यूशन में रखा गया, तो उस सेल के अंदर से बाहर निकलने लगेगा साइटोप्लाज्म, जिसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, वही परासरण कहते हैं। इसी के लिए एक और शब्द है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टर्गर प्रेशर का मान नेगेटिव में होता है, जिसको प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन के दौरान कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म या यूं कह सकते हैं जो सेल ऑर्गेनेली वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अगर इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो उसमें एंडोऑस्मोसिस होने लगेगा, पानी वापस से प्रवेश करने लगेगा, और इसी प्रोसेस के लिए एक वर्ड है डीप्लाज्मोलाइसिस, विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हाइपोटोनिक या अल्प पराशरी विलयन में रखें तो उसमें वापस जल प्रवेश करने लगेगा, और किसी सेल के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है प्योर वाटर, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0। प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। अगर एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस हो, उसके लिए एक शब्द है क्रीनेशन। क्या शब्द है, क्रीनेशन।
दोस्तों पाई का मतलब है यहाँ पर परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर और इसको पॉजिटिव में, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किस में लिखा जाता है, नेगेटिव में, जिसको सॉल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल को कम करता है। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आर्टिप्लेक्स कॉनफर्टियोलिया नामक पादप में पाया जाता है 202.5 एटीएम। इतना परासरण दाब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें, किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अनअपगट्टे के बारे में जिसमें आयंस नहीं हो, उसके 1 मोल का परासरण दाब 0 डिग्री तापमान पर कितना होता है, 22.4 एटीएम। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया 1 मोल ग्लूकोज का परासरण दाब बताइए, तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 1 मोल है ग्लूकोज, विद्युत अनअपगट्टे हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका परासरण दाब 22.4 वायुमंडलीय दाब होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। विद्युत अपगट्टे इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। एक वैज्ञानिक है हैरिस, उन्होंने बताया कि पत्ती का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है और सबसे कम होता है द्वितीयक मूल का, सेकेंडरी रूट का। स्थलीय पादपों और जलीय पादपों में कंपैरिजन करें तो स्थलीय पादपों का परासरण दाब ज़्यादा होता है 5 से 30 एटीएम, और जलीय पादपों का परासरण दाब कम होता है 1 से 3 एटीएम। ये देख लीजिए, एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। ज़्यादा पत्ती में, कम सेकेंडरी रूट में। स्थलीय पादप और जलीय पादपों में देखेंगे तो स्थलीय पादपों में परासरण दाब ज़्यादा होगा। क्यों, आप सिंपल सोचिए, जल विभव जो होता है वो परासरण दाब के अपोजिट होगा। अगर परासरण दाब ज़्यादा होगा, जल विभव कम हो जाएगा, ताकि पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। जल वाले पादप रहते ही जल में हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, परासरण दाब कम होगा, जल विभव ज़्यादा होगा, तो भी पानी का अवशोषण आराम से हो जाएगा। तो स्थलीय पादपों का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, 5 से 30 के बीच, सबसे ज़्यादा 202.5 एटीएम होता है ऑर्टिफ्लेक्स कॉनफर्टियोलिया नामक पादप में। तो ये था डीपीडी और वाटर पोटेंशियल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बड़ी क्लियरिटी से समझाया है। एक एक फैक्चुअल बातें भी बताई है, इनको आप याद रखें, अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।